हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का द शिक्षा कैपिटल हमारे यूट्यूब चैनल पे। और निबंध की क्लास चल रही है। बस 2-3 निबंध बचे हुए हैं, उनको समाप्त करके हम बहुत जल्द ही नाटक पढ़ाने वाले हैं और इसी रूप में नाटक को पढ़ाएंगे जिस प्रकार से आपको निबंध मिलते हैं। पहले नोट्स, फिर संपूर्ण नाटक, ठीक है। और उसके बाद में कविता कहानी, मतलब 1 से 8 यूनिट तो मैं संपूर्ण पढ़ाऊंगा ही। दूसरी बात, जिनका जिनका जेआरएफ हो गया है बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ है उनको डबल शुभकामनाएं, क्योंकि आपका जून का जेआरएफ आपके हाथ में होगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको रामबाण समझ के पढ़ते रहें। इतना मन से निकाल दें कि मैं आपको कुछ अधूरा पढ़ा रहा हूं। बस फर्क इतना है कि ये टाइप हुई चीजें तो आपको लगेगा कि नहीं, वो पंकज दुनिया वाली पीडीएफ मेरे पास नहीं, इसका मतलब कम है। कम नहीं है, हाँ ये कविता क्या है, कुछ कम मिलेगा, मगर जहां से पूछा जाता है उतना मैंने आपके सामने रख दिया है, ठीक है। और सभी को एक जो किसी को कुछ पूछना हो, किसी को ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे कोई जानकारी लेना है, तो ये मेरा नंबर है, आप लोग लिख लें 97 21 56 58 और 75, ये नंबर है, ठीक है। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको एक जो मैंने ग्रुप बनाया है यूजीसी नेट के बच्चों का, उस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, ताकि आपको अपडेट पे कोई अगर अपडेट मिल रही है तो आपको मिलती रहेगी। कोई अगर ऐसी जानकारी है क्लास के बारे में, कुछ भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और पीडीएफ भी मैं कुछ दिन बाद भेजना शुरू कर दूंगा। जब निबंध की क्लास जब हो जाएगी तो आपको मैं पीडीएफ ये सेंड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको ये नंबर आपके पास होना चाहिए। व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, इसी व्हाट्सएप को आपको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आज का टॉपिक हमारा है कविता क्या है। हम कविता क्या है निबंध पढ़ेंगे। देखो पहले तो अब इस निबंध में कुछ फैक्ट्स और सब साथ में ये समझ लो, ठीक है। और संपूर्ण निबंध है, आपको निबंध अच्छा लगेगा, ठीक है। संपूर्ण का कहने का मतलब बिल्कुल संपूर्ण नहीं रखना, बहुत बड़ा ज्यादा निबंध है, पर हाँ जितना पूछने लायक है उतना मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम शुरू करते हैं। देखो ये निबंध है कविता क्या है। निबंध क्या है भैया? कविता क्या है। अब कविता क्या है ये बात रामचंद्र जी बताएंगे, शुक्ल जी बताएंगे कि दरअसल कविता है क्या। कह दो मुझे पता नहीं सर, जो कुछ बताएंगे मैं समझ जाऊंगा। देखो सबसे पहली बात, इसका समय क्या है? 1939 है। ये कविता क्या है का समय है, कहने का मतलब निबंध जो वो मतलब जो है चिंतामणि का ये जो है शीर्षक, वो उसका समय है। चिंतामणि में संकलित है ना कविता क्या है, उसका शीर्षक है। इसका समय दूसरा मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। तो ये समय भैया, लेखक कौन है इसके? रामचंद्र शुक्ल। और ये निबंध जो संकलित है ना भैया, किसमें संकलित है? वो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इस निबंध को याद रखना। दूसरी बात, इसकी भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है? क्या गजब लिखा है। कहते हैं कि भैया इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रवेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। ये कथन पूछा जा चुका है, इसीलिए आपका ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है, ठीक है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर। प्रदेश है यहाँ पे, प्रवेश नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ चिंतामणि के बारे में देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो चिंतामणि के जो चिंतामणि का जो नामकरण है उसका सुझाव देखो किसने दिया था। तो शुक्ल जी के एक सहयोगी थे, कौन? आचार्य केशव प्रसाद मिश्र। आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने चिंतामणि का नाम चिंतामणि दिया था, ठीक है। उन्होंने प्राय विचारपूर्ण विषयों को ही निबंध का विषय बनाया। उन्होंने से कहने का मतलब किसके बारे में है? रामचंद्र शुक्ल के बारे में। कि रामचंद्र शुक्ल ने हमेशा जो अपने निबंधों में विचार रखे हैं, उन्होंने क्या किया है? देखो आगे देखो, उनके निबंधों या सूत्र या निगमन शैली का प्रयोग हुआ। यानी उनके जो निबंधों में एक सूत्र शैली, एक निगमन शैली का प्रयोग। सूत्र शैली क्या होता है कि पहले एक सूत्र शब्द दे देंगे, फिर उसकी व्याख्या करते चलेंगे। जैसे हम अभी दे दिया कविता क्या है, फिर कविता क्या है पे कुछ बात करेंगे, फिर उसके अंतर्गत जो विषय दिए हैं एक फैक्ट्स दे दिया कि फिर उसके बारे में, उसकी विषय के बारे में जानकारी देते चलेंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इस बात को।
देखो निगमन शैली का प्रयोग हुआ है। निगमन शैली का प्रयोग क्या हुआ है? वे प्रारंभ में किसी सिद्धांत को उपस्थित कर देते हैं, बिल्कुल सही बात, अभी आगे चल के आपको नजर आएगा, और अंत तक उसकी विवेचना करते हैं। जैसे मान इनके में इस निबंध में एक टॉपिक है, एक विषय है सौंदर्य, ठीक है, एक ऐसे ही दे दिया सौंदर्य, एक है चमत्कार, तो ये सिर्फ दे दिया आपके सामने चमत्कार, फिर इसके बारे में संपूर्ण व्याख्या करते चलेंगे कि हाँ दरअसल चमत्कार क्या है, सौंदर्य क्या है, अलंकार क्या है, भाषा क्या है, सब इसी के टॉपिक हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। साहित्य आचार्य शुक्ल का, देखो साहित्य निबंध है, इस बात को याद रखना, साहित्य जो निबंध है ना, आचार्य शुक्ल का पहला निबंध, यानी रामचंद्र शुक्ल का अगर पहला निबंध आपसे पूछता है तो आपको कहना है कि भैया एनटीए भैया, हमार गुरुजी जो रामचंद्र शुक्ल पहला निबंध लिखे ना, वो साहित्य रहा है। कौन रहा भैया? साहित्य रहा। ठीक है, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात देखो, ये निबंध सरस्वती 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। साहित्य की बात हो रही है यहाँ पे, साहित्य की बात, जो पहला निबंध था। ये जो कविता क्या है निबंध, ये सरस्वती पत्रिका सन 1909 ईस्वी में, कब? 1909 ईस्वी में कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। 1909 में चिंतामणि भाग 1 में संकलित है, रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इसको। देखो शुक्ल जी ने गद्य भाषा को निखारने और जटिल से जटिल विषय, विचार और भाव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने का उल्लेखनीय कार्य किया तथा सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध को उत्कृष्ट बनाया है। ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे पढ़ते हैं। देखो भाषा और शैली के आधार पर आचार्य शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखो भाषा और शैली, भाषा और शैली के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक यानी कला के कलात्मक जो निबंध होते हैं उसके आधार का रामचंद्र शुक्ल को जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो चिंतामणि भाग 1 के अंतर्गत निम्नलिखित निबंध, ये इतना इंपॉर्टेंट है कुछ पूछो ना। देखो कितने निबंध लगे हैं? 17 निबंध होंगे। देखो 17 निबंध है, 17 निबंध। सबसे पहले क्या है? भाव। अच्छा एक मैं इसको जोड़ने की कोशिश करता हूं आपके सामने। एक बात बताओ कि आप अपने आप को इमेजिन करो, कहां इमेजिन करना है? आप मानो कि एक बढ़िया से पार्क में गए हुए हैं, ठीक, वो चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, दोनों में से कोई, आप खास करके लड़के ज्यादा इमेजिन कर लेंगे। मान लो कि आप गए कहां? पार्क में। जब वहां गए, ठीक, तो वहां अगर देखा सामने, क्या देखा? बढ़िया सा नजारा, कोई आपको दिख गई या आपको दिख गए, तो आप अगर बहुत ही ज्यादा मतलब सुंदर हैं, सब कुछ हैं, तो आपके अंदर मन के विकार यानी जो भाव हैं, भाव बाहर आने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? भाव बाहर आने लगेंगे, यानी तुम्हारे अंदर भाव जागृत होगा। इसी को हम हिंदी साहित्य के रस के सिद्धांत में कहते हैं अनुभाव, आलंबन और आश्रय आलंबन। ठीक है, आलंबन भाव उसी के आलंबन के दो होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। यानी जिसके मन में भाव जगा वो आश्रय और जिसके प्रति जगा वो विषय। यानी आपके मन में जगा तो आप आश्रय हो गए और जिसके लिए जगा है वो आपका विषय हो गया। ठीक है, तो भाव जग गया। अब जब ये बताओ कि आप जब का भाव जगेगा, ठीक है, तो अंदर से उत्साह भी तो आएगा। उत्साह किस बात का आएगा? कि काश मैं जाऊं इसके पास और 2 मिनट के लिए मात्र वो मुझसे बात कर ले। अब एक बात है, जब उत्साह आपके अंदर भाव जगा, उत्साह आया बात करने का, तो क्या आप वहां पे जाओगे तो क्या भक्ति की बातें करोगे? नहीं, क्योंकि अगर भक्ति की बातें तुम गए और गए क्या कहने लगे कि आपको मालूम है कि वहां जो पूजा होती है और या मैं आपकी पूजा करना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर वो कमजोर व्यक्ति हुआ तो उसके अंदर करुणा आ जाएगी, लज्जा आ जाएगी। ठीक है, करुणा आ जाएगी, करुणा तुमको देख के आएगी और लज्जा इस बात की कि ये कौन सी बातें कर रहा है। ठीक है, यही सोचेंगे कि कौन सी बातें करने लगा है। ठीक, करुणा आ जाएगी, लज्जा हो जाएगा। ये हम थोड़ा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तुम्हारे मन में कोई प्रीति तो है ही नहीं, तुम मुझसे बातें करुणा और लज्जा की करने आए हो। कुछ तो कम से कम लोभ की तो बातें करो, लोभ से प्रीत से यानी प्रेम की तो बातें करो। अब वो जो लड़का गया है, ना उसको प्रीति के बारे में पता है, ना लोभ के बारे में पता है, तो भी वो लड़की जो होगी या जो सामने वाला व्यक्ति होगा, उसके अंदर कहीं ना कहीं तो घृणा उससे होने लगेगी। तुम जाओ यार, दूर हटो मुझसे, नहीं मार वार खा जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो समझो कि सामने आप पार्क में गए तो आपको किसी किसी को देख के मन में भाव जगेगा, उत्साह का बात करने का। वहां जाओगे तो भक्ति की बातें करोगे ही नहीं, भक्ति की बातें करोगे तो उसको करुणा हो जाएगी, उसको लज्जा नहीं लगेगी तुमसे बात करने की। क्या तुमसे बात करें, तुम पंडिताई वाली तो बात करने लगे हो। ठीक है, फिर क्या हो जाए, यानी आपके अंदर लोभ होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो उस सामने वाले व्यक्ति को आपसे घृणा हो जाएगी, और जब घृणा हो जाएगी तो फिर आपसे ईर्ष्या करने लगेगा। वो कहोगे जब अब मेरे आंखों के सामने पर ही ना जाए, ठीक है, नहीं हम कच्चे ही चबाई जीवा। तो घृणा हो जाएगी, ईर्ष्या हो जाएगी। उसके बाद में फिर क्या होगा, भय से क्रोध में आ जाएगा वो, उसको क्या हो जाएगा, भय भय लगने लगेगा तुमसे, और क्रोध आ जाएगा तुम पर, क्योंकि ना तुमसे प्रीति की बातें होती, ना लोभ की बातें होती हैं। तुम करुणा लज्जा की बातें कर रहे हो, तुमसे घृणा हो जाएगी, ईर्ष्या होने लगेगी, तुमसे भय हो जाएगा उसको, फिर तुम पे क्रोध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्रोध हो जाएगा। जब क्रोध आएगा तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं, सब समाप्त। वहां से कविता गाते हुए, अब कविता किसकी होंगी, वो भारतेंदु की कविता होंगी, आपकी कविता, क्योंकि आप लिख ही नहीं सकते इतनी जल्दी। वहां पे भारतेंदु की कविता आएंगी, भारतेंदु की, या फिर बद्रीनाथ चौधरी की, या प्रताप राम मिश्र की, बगियान बसंत बसेरो कियो तग त्याग पाई तपाई ना, शुरू हो जाओगे। ठीक है, वहां से जैसे ही वापस आओगे फिर कहोगे भैया अब आज के बाद हमको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ना है और लोक मंगल की साधना अवस्था में चले जाना है। साधारणीकरण अपने आप का कर लेना है। साधारणीकरण यानी अपर अपने और पराये के बीच से जब भेद हट जाता है, उसी को कहते हैं साधारणीकरण। तो थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपके सामने जो जोड़ने की। साधारणीकरण जब हो जाएगा तो फिर आपको रस का जो बोध होता है वो भी, उसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो एक बार अगर फिर से देखना चाहें तो क्या है कि आप पार्क में गए, ठीक है, आपके अंदर भाव जगे बात करने के लिए, उत्साह तो आया, पर वहां गए भक्ति की बातें करने लगे तो उसके आगे करुणा आ गई। करुणा मतलब थोड़ा विनम्र चीज है, मतलब करुणा वहां पे होती है जहां पे कोई दुख होता है कि यार तुम इतने भाव से आए थे मुझसे बात करने के लिए, तुम ऐसी बातें करने, भक्ति की बातें करने, तो करुणा तो आ ही जाएगी। ठीक, फिर वो तुमसे लजा जाएगी कि तुम ज्यादा ज्ञान छोंकने लगोगे उद्धव के जैसे। ठीक है, तो वो क्या कहेगी, आए हो सिखावाने के जोग मथुरा से तो पे उद्धव जे वियोग के बचन बतराओ ना, कहे चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, तो करुणा हो जाएगी, वो तुमसे मतलब लजा जाएगी, शर्म आ जाएगी। ठीक है, अगर तुम उससे प्रीति की बातें नहीं करोगे, लोभ की बातें नहीं करोगे, तो तुमसे घृणा करके घृणा होने लगी, धीरे धीरे ईर्ष्या भय में बदल जाएगी और उसको क्रोध आने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, कविता गाओगे, वो अपनी नहीं कविता गाओगे, भारतेंदु जी की कविता। किसकी, भारतेंदु जी की कविता। और वहां से घर आओगे, तुलसी का मानस पढ़ोगे, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में अपने आप को समझा लोगे। चलो आगे आते हैं, विषय वस्तु क्या है, इस बात को समझो थोड़ा। विषय वस्तु क्या है भैया, कविता क्या है। आचार्य शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ने अपनी काव्य शास्त्रीय मान्यताएं, देखो यहां पे इस बात को समझो, काव्य शास्त्रीय मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। उनकी कविता संबंधी मान्यताओं के साथ साथ इस निबंध का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया है। 1909 ईस्वी के निबंध और 1939 ईस्वी के निबंध कई वैचारिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। यानी जो 1909 ईस्वी में निबंध लिखा गया था और जो 1939 में जो निबंध है, उसमें बड़े विचार के रूप में बड़े परिवर्तन है उसमें। संक्षेप में कहना चाहें तो कह सकते हैं, काव्य शास्त्रीय मान्यताओं में रसवाद, लोक मंगलवाद का जो संलयन शुक्ल जी ने किया है, उसी को यह निबंध मूर्त रूप देता है। एक मूर्त होता है, एक अमूर्त रूप होता है। मूर्त जो सामने दिखाई दे,
अमूर्त जो सामने दिखाई ना दे, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। ठीक है, इस निबंध में शुक्ल जी ने 14 प्रकरण उठाए हैं जो इस प्रकार है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। 14 प्रकरण याद रखना। ये सबसे पहला क्या है, कविता क्या है, फिर क्या है सभ्यता के आवरण और कविता, फिर क्या है कविता और सृष्टि प्रसार, फिर क्या है चौथा मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, फिर मनुष्यता की उच्च भूमि, फिर भावना या कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। ये बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब समझो थोड़ा यहां पे, ठीक है, यहां से कुछ बनाने की कोशिश आपके सामने ही करता हूं, क्योंकि इसको मैंने पहले से नहीं बनाया है, मुझे अभी याद आया कि इसको मैं भूल गया हूं बनाने के लिए। तो अगर बन जाता है तो अच्छी बात नहीं बनता है तो उससे ज्यादा अच्छी बात है, आप याद कर लेना। नहीं मैं इसका अलग से वीडियो बना के अभी मैं ऐसा ये काम करने वाला हूं आज से कल से कि जितने इंपॉर्टेंट चीजें उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक बना के एक अलग अलग एक एक 2-2 मिनट के डालूंगा। ठीक है, तो कविता, अब ये कविता क्या है इस बारे में जितने सभ्य व्यक्ति हैं सब सोच रहे हैं कि यार कविता दरअसल है क्या, कविता है क्या, कविता क्या है। उसके बारे में जितने सभ्यता के जो सभ्य लोग अपने आप को समझते थे, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि दरअसल कविता है क्या, उसका प्रसार कहां तक है, इस कविता का मर्म क्या है, इस कविता से व्यवहार क्या होगा अगर हम कोई कविता याद हो जाए। समझना थोड़ा, इतना एक बारे में एक ही लाइन में मैंने 4 बातें कह दी कि कविता क्या है, इसके बारे में सभी लोग सोच रहे हैं। कौन सोच रहे हैं, सभी लोग। यार कविता दरअसल है क्या, कविता क्या, प्रसार क्या है, यानी कहां तक कविता फैली हुई है। अगर हम कविता सीख जाते हैं लिखना तो उसका मर्म क्या है, यह कविता का व्यवहार क्या है। तो एक व्यक्ति आता है कहता है तुमको अगर पता नहीं है तो तुम ऐसा करो, इसका मतलब तुम मनुष्य नहीं हो। कि तुमको अगर कविता के बारे में ही नहीं पता तो तुम्हारे अंदर मनुष्यता कहां रह गई। तुम अगर कल्पना ही नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा क्या है, बेकार है मामला। तुम कविता के बारे में कुछ जानते ही नहीं। अरे कविता एक मनोरंजन चीज है, कविता से सौंदर्य चमकता है, कविता से सौंदर्य चमकता है। और आपको पता है कि जो कविता की भाषा होती है ना, उस कविता की जो भाषा है वो अलंकार में इस प्रकार से जुड़ती है कि लगता है कभी कभी खुद पे अत्याचार होने लगा है। ठीक है, तो ये 13 प्रकरण और एक 14 प्रकरण ये है, कविता की आवश्यकता भी तो है। तो एक बार फिर से देखो क्या है कि एक बार की बात है कि कविता क्या पर बातें चल रही थी। तो जितने सभ्य लोग थे कविता क्या है के बारे में सोचते हैं कि सभ्य लोग कि दरअसल कविता है क्या, कविता का प्रसार क्या है, कविता का मर्म क्या है, कविता का व्यवहार क्या है। इतनी बात कि सभ्य लोग क्या सोच रहे हैं, प्रसार क्या है, मर्म क्या है, व्यवहार क्या है। तो उसमें से एक व्यक्ति नजर आता है, कहता कि अगर तुमको कविता के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो तुम मनुष्य ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर मनुष्यता ही नहीं है। अगर तुम किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते तो तुम्हारा क्या है, बेकार है मामला। क्यों, कहते कि कविता एक मनोरंजन है, कविता एक सौंदर्य है, कविता से सौंदर्य चमकता है और उसकी भाषा से अलंकार निकलता है, तभी जाके कविता की हमको आवश्यकता है। ठीक है, जब अलंकार अत्याचार फिर आवश्यकता। तो ये कुछ प्रकरण 14 प्रकरण थे, कुछ जोड़ने की कोशिश की है। आप लोग 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्रम लगाने के लिए भी आ जाएगा, इस बात को याद रखें। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है भैया कविता क्या है। हम पहला टॉपिक है आपके सामने, कविता क्या है। पहला विषय कविता क्या है। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, मनुष्य अपने भावों, देखो टॉपिक समझो, भावों, विचारों, व्यापारों, व्यापार से यहां पे वो व्यापार नहीं है कविता के क्षेत्र में। व्यापार के लिए दूसरों के भाव, विचार और व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चलता है, इसी को जीना कहते हैं। अब समझ लो, सिर्फ आपसे लाइन पूछेगा कि बताइए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
कि मनुष्य अपने भावों विचारों व्यापारों के साथ व्यापारों के लिए दूसरों के भाव विचारों व्यापारों के साथ कहीं मिलाता और कहीं लड़ाता हुआ अंत तक चला जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो आपको कहना है कि भैया इसको जीना कहते हैं। जीना मतलब जीना ना है, हाँ, जीना, जीना, ठीक है। कह रहे हैं कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में, देखो अनंत रूपात्मक, जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम जगत है। वहां जीना और यहां जगत, अब शब्द ऐसे बन रहे हैं। आप टॉपिक दिया जाएगा कि जिस अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है उसका नाम क्या है? जगत है। जब तक, देखो, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की, जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योगक्षेम, हानि लाभ, सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है, जुड़ा रहता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अब ये जो कथन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट कथन आपको कलर में मिलेंगे, यही द शिक्षा कैपिटल की खूबी है बस। बाकी सब अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने सिर्फ इतना अलग करना चाहे कि जो इंपॉर्टेंट कथन उसको कलर में करो और टाइप करके दो आपके सामने। कहते हैं कि भैया जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, मुक्त की अवस्था ज्ञान दशा कहलाती, यानी जब जो तुम्हारी आत्मा जब मुक्त हो जाए तो वो ज्ञान दशा में पहुंच गई, यानी सहसार चक्र के ऊपर निकल जाए तो ज्ञान दशा प्राप्त कर लेती है। उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था, यानी जब हृदय मुक्त हो जाए तो उसे रस दशा कहलाती है। आजकल के लड़के कहेंगे मेरा हृदय मुक्त है, हमारा हृदय हमारे काबू में नहीं है, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहे। भैया काबू वाबू से मतलब नहीं है, दरअसल गलत रास्ते भी चल रही हो उसको कहते हो मेरा दिल काबू में नहीं रहे, मगर अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। इसके हम सपोर्ट में हैं। मैंने देखा है कि जिनके जिनके साथ कोई व्यक्ति है वो बहुत आगे तक गए हैं, आप उससे आगे जाओगे पाकिस्तान निकल जाओगे एक दिन, ठीक है। कहलाती है रस दशा, कहलाती है हृदय की। इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जब शब्द विधान करती आई है उसी को हम कविता कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। इस साधना को देखो आगे बात क्या कह रहे हैं भैया, रामचंद्र शुक्ल कहने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस साधना को हम भाव योग कहते हैं। जो पूरी बात सामने आपके सामने कि जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार देखो, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और इस हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करते हैं उसे कविता कहते हैं। और इस साधना, ये वाली साधना देखो भैया, ये वाली साधना, इस साधना के विधान, इस साधना को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। यानी भाव योग को ये कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष यानी समरूपी मानते हैं, समान रूप के समान मानते हैं, उसी के पास के मानते हैं। कौन? हम नहीं, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, मान लो, तो आपका क्या जाता है, दिक्कत तो हमको है क्योंकि एनटीए इस सब चीजों से मतलब नहीं, पूछ लेता है बस कुछ भी। ये कथन आपसे पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको बढ़िया से दिया कि कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए संबंध रख रहे थे, ठीक है, स्वार्थ के लिए सिर्फ संबंध रख रहे थे, मगर कविता स्वार्थ संबंधों से आगे बढ़ा के लेके जाती है। संकुचित यानी जो तुम्हारा जो संकोच में रहता था उसके आगे से आपको लोक सामान्य यानी सबके साथ जोड़ने की वो कोशिश करती है कविता। कौन? कविता है। जहां जगत की नाना मतलब कई प्रकार गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार
होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता है। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। उसकी अनुभूति सबकी अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति, समझ लो, इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकार का परिष्कार तथा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। समझ रहे हो? फिर कह रहे हैं कि जिस प्रकार, देखो, जिस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक है, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक है। यानी जिस प्रकार जगत में अनेक अनेक रूप मिलेंगे, उसी प्रकार हमारे हृदय में कई प्रकार के भाव, भाव से कहने के मतलब स्थायी भाव, स्थायी भाव से मतलब है कहीं कहीं रति, कहीं कहीं करुण, कहीं कहीं भय, कहीं कहीं शोक, कहीं कहीं हास्य। अभी आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, अगर आपके सामने कोई ऐसी कविता बोल दो जिसमें ओज हो तो आपके अंदर ओज आ जाएगा। अगर आपके सामने हंसी वाली कविता बोल दो तो वो हंसी आ जाएगी। जिस प्रकार से एक कविता है गजेंद्र प्रियांशु की, मुझे याद आ रही है, मैं आपको सुना देता हूं। कौन सी है वो कविता, जानते हो? कि लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। ये क्या है? ये हास्य है। ये क्या है? हास्य है। तो यही बात करें कि जिस प्रकार जगत में अनेक रूपात्मक, उसी प्रकार हमारे हृदय भी अनेक भावात्मक है। यानी जिस प्रकार जगत में भी अनेक रूप है, उसी प्रकार हमारे भाव में, हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार के भाव हैं। बस फर्क इतना है कि वो भाव जहां पे जिस माध्यम से निकलना चाहिए, वो माध्यम जब आएगा तभी वो भाव आपके सामने आएगा। ठीक है? यही बात वो कविता क्या है जो शीर्षक है उसके अंदर समझाने की रामचंद्र शुक्ल ने कोशिश की है। अब आगे बढ़ते हैं सभ्यता के आवरण और कविता। क्या है सभ्यता की आवरण कविता, इसके बारे में देखो क्या है। कहते हैं भैया, वो कहना चाहते हैं कि सभ्यता की वृद्धि के साथ ज्यों ज्यों, जैसे जैसे मनुष्यों के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए हैं, त्यों त्यों, यानी उसी प्रकार उसके मूल रूप बहुत आच्छन्न होते गए हैं। यानी सभ्यता की वृद्धि के साथ ज्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार बहुरूपी और जटिल होते गए हैं, त्यों त्यों उसके मूल रूप बहुत कुछ आच्छन्न होते समीप आते गए हैं। ठीक है? चलो आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं कि कथन है। देखो ये याद रखना कि कौन सा कथन किसके अंतर्गत आया है। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त तक होने लगे हैं। क्या बात है! कुछ भावों के जो विषय है ना, वो अमूर्त है, जो दिखते ही नहीं है। जैसे कीर्ति की लालसा। अब भाव कीर्ति का लालसा, कौन नहीं चाहता मेरा यश हो जाए, पर वो अमूर्त है। ऐसे भावों को ही बौद्ध दर्शन में अरूप राग कहते हैं। अरूप राग कहते हैं, अरूप राग। वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ भावों के विषय जो अमूर्त तक होने लगे हैं, वैसे जैसे कीर्ति की लालसा, ऐसे भाव को हम क्या कहते हैं? अरूप राग। किसमें? बौद्ध दर्शन में। किसमें भैया? बौद्ध दर्शन में। अच्छी बात है, कहते हो कहो, मुझे क्या मतलब है। इसी बात से आगे कहते हैं कि इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि कर्म का एक मुख्य अंग है। ये इतना इंपॉर्टेंट कथन है कि ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा। ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए यह काम, कवि कर्म बढ़ता जाएगा। और मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले और रूप और व्यापारों को प्रत्यक्ष करने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कथन कि जो जो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक और तो कविता
की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कभी कर्म कठिन होता जाएगा। यानी ज्यो ज्यो हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण बढ़ते जाएंगे, नए नए पर्दे, नए नए पर डालते जाएंगे, त्यों त्यों उसी प्रकार से तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और दूसरी ओर कभी कर्म कठिन होता जाएगा। इसीलिए कठिन लिखना बहुत आसान है, आसान लिखना बहुत कठिन है। समझ रहे? जैसे विष्णु सक्सेना की एक लाइन याद आती है कि झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की उसमें बहा दीजिए, घर के गमलों में जो नागफनियां लगी, तोड़िए फेंकिए रात रानी सजा लीजिए। अब यहां मतलब क्या है इसका समझो कि कितनी सरल कविता है, कितने शब्द कोई अटपटे नहीं है, बस क्या है बुनने का तरीका अच्छा है। कठिन तो बहुत अच्छा लिखा जाता, वही बात कर रहे हैं कि आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कभी कर्म कठिन होता चला जाएगा। चलो अच्छी बात है, आगे देखते हैं क्या है कि काव्य के लिए इंपॉर्टेंट देखो, काव्य के लिए अनेक स्थलों पर हमें भावों के विषयों के मूल और आदिम रूपों तक जाना होगा। जो मूर्त जो दिखता हो, गोचर होंगे, जब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप ना मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा ना हो सकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये इसी के अंतर्गत सभ्यतावरण की कविता में कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। समझ रहे हो कि काव्य में सिर्फ अर्थ, यानी हम कब कोई कविता पढ़े उसका मुझे अर्थ समझ में आ गया यार, उससे काम नहीं, बिंब यानी बिंब भी आपके सामने चलते जाएं। वो दृश्य बिंब हो सकता है, श्रव्य बिंब हो सकता है, दो प्रकार के बिंब होते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का बिंब, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। तो बिंब अपेक्षित होता है, यह बिंब ग्रहण निर्देशित गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है, यानी जो सामने दिखता हो, ठीक है, उसी प्रकार का विषय का हो सकता है। ये था हमारा कौन सा सभ्यता के आवरण कविता, अगर उसको पूछना होगा तो पूछ लेगा, वैसे तो कविता का बहुत बड़ा निबंध है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं तो फंसे हैं। कविता और सृष्टि प्रसार, अब पहले देखो क्या है कविता, क्या है, फिर क्या है सभ्यता और आवरण की कविता, फिर क्या है कविता और सृष्टि प्रसार। देखो याद करने का तरीका क्या होता कि जब कोई नया टॉपिक आए तो पीछे से जोड़ के पढ़ो उसको। अब ये कविता और सृष्टि प्रसार है, उसके पहले दो पकड़ के रखो साथ में, एक कविता क्या है और एक सभ्यता और आवरण कविता। ये अगर पकड़ के रखोगे तो ये साथ में चलता रहेगा, तब तक मन में चलता रहेगा, आखिरी जाओगे तो 14 के 14 प्रकरण आपको क्रम से याद हो जाएंगे, ठीक है। ये होता है याद करने का तरीका। चलो कविता और सृष्टि प्रसार देखो, देखो क्या है भैया कि हृदय, हृदय पर नित्य यानी नित्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों की भावनाओं को समान सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है, उसके भाव का प्रसार करती है, ठीक है। काव्य दृष्टि कहीं तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि जो काव्य की दृष्टि है उसको दो रूप में देखना आपको। काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्य के इतर बाह्य सृष्टि की ओर। तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाएगा कि काव्य की दृष्टि कितने क्षेत्रों में दे सकते हैं तो दो क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं समस्त चराचर यानी तीन, दो नहीं तीन, ठीक। नर क्षेत्र के भीतर, कहीं मनुष्य क्षेत्र बाह्य की सृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के, ठीक है। ये बात है। देखो मनुष्यतर यानी मनुष्य से इतर, मनुष्य से इतर यानी मनुष्य से अलग, जो बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है, काव्य दृष्टि, ठीक है।
और जो मनुष्यतर बाह्य बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता, देखो जो प्रधानता मेघदूत में मिली है वह संस्कृत और किसी काव्य में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इतनी है कि मेघदूत कथन है कि मेघदूत ना कल्पना की क्रीड़ा है, ना कला की विचित्रता, वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। ये कथन किस में आया है भैया, आप कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो, प्रकृति के साधारण और असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। आगे बात समझो कि सारांश यह है कि केवल असाधारणत्व की रुचि सच्ची सहृदता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिनमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों के वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। ये कथन थोड़ा ध्यान में रखना। अगली बात देखो करते हैं कि जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी है। जो व्यक्ति सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकत्व का आभास देता है, संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। ठीक है, देखो जहां पे इंपॉर्टेंट वहां पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बाकी एक बार नजर तो आपकी होनी चाहिए। जहां पे पूछे जाते हैं वहां पे मैं रुक के ठहर के पढ़ाऊंगा, वैसे तो लंबा टॉपिक है, ज्यादा लंबा हो जाएगा। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय की इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है, और इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। पहले कहा जा चुका है, रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें संदेह नहीं, पहले कहा जा चुका। ऐसे 2-3 शब्दों का बड़ा ध्यान रखते थे कि हमको कहां पे यूज करना है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्ति के सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। ये हमारा टॉपिक था। कौन सा टॉपिक था भैया? ये हमारा टॉपिक था, देखो यहाँ पे लिखा है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, कविता और सृष्टि प्रसार। देखो सबसे पहला टॉपिक क्या था? कविता क्या है, फिर क्या है सभ्यता के आवरण कविता, फिर कौन से थे? कविता और सृष्टि प्रसार। फिर इसके बाद टॉपिक हमारा आ गया कौन सा? मार्मिक तथ्य। कौन सा? मार्मिक तथ्य। कुछ कोट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या था भैया? कविता क्या है। फिर क्या था? सभ्यता के आवरण और कविता। फिर क्या है? कविता का सृष्टि प्रसार। तो यहाँ पर हम पी ले लें तो हम कह सकते हैं के है, फिर एस है, फिर पी है, फिर हमारा आ गया एम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हो? के एसपीएम, के एसपीएम यानी कविता क्या है, फिर सृष्टि प्रसार, फिर क्या है? पी से क्या था? वो सभ्यता। यहाँ सभ्यता, ये प्रसार है, फिर ये क्या है? मार्मिक तथ्य। ठीक है, ये टॉपिक याद रखना, के एस पी एम। ठीक है, मार्मिक तथ्य देखो क्या है कि मनुष्य सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहा है। जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं।
पशु पक्षियों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखो जंगलों और पशु पक्षियों का वर्णन किसमें है, तो मार्मिक तथ्य में है। ठीक है, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है, वे कहाँ जाएं? कौन? पशु पक्षी। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। कहने की आवश्यकता नहीं है तो क्यों कह रहे हो भाई? कहने की आवश्यकता नहीं है कि विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। तथ्य देखो, अगली बात, तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के हों, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन रहना चाहिए। ठीक है, यहां पे रहना नहीं, कहना होना चाहिए भैया, कहना चाहिए। ठीक है, ये बात। ऐसे देखो, ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ज्ञान कितनी अच्छी बात। देखो ज्ञान, देखो यहां से क्या कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों में संचार के लिए मार्ग खोलता है। यानी भाव में जो संचार करना है भाव की वजह से, तो वो ज्ञान से ही किया जा सकता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, यानी ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। ज्ञान से जुड़ा भाव है, भाव से जुड़ा ज्ञान है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो, अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना होगा। समझ रहे हो? उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना होगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी, उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी कि वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा, क्या कौन सा? कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे। ये मत समझना कि ये बात समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल अच्छी बात, मुझे भी पता नहीं समझ में आ रही, मगर जहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं खुद अंडरलाइन कर रखा हूं, एक बार आपको पढ़ना जरूरी है, आपके मन से निकल जाए। वैसे भी कविता क्या है, निबंध थोड़ा सा टफ तो है ही है यूजीसी नेट बच्चों के लिए, क्योंकि उनको चाहिए फैक्ट्स, इसमें फैक्ट्स नहीं है, कथन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक आता है काव्य और व्यवहार। अच्छा, इसके पहले देखो मैंने कुछ जो आपको मेन चीज याद करना वो याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या दिया था के, फिर क्या दिया था एसपीएम, ये वाला था टॉपिक ना, कौन था? यानी कविता क्या है, कौन था? सभ्यता के वर्णन कविता, फिर काव्य सृष्टि प्रसार, फिर मार्मिक तथ्य, इसी के साथ जुड़ लो कौन सा? व्यवहार। ठीक है, व्यवहार। काश पीएम, देखो ऐसे बना सकते हो आगे चल के, काश पीएम आगे आएगा तब जोड़ेंगे। ठीक है, काश पीएम वी, याद रखना, काश पीएम वी। ठीक, अभी आगे आएगा तो हम भी जोड़ देंगे उसके साथ, तो पूरा एक साथ में ट्रिक बना देंगे। ठीक है, तो के एस पी एम वी, यानी कौन सा? कविता क्या है? सृष्टि प्रसार, वो क्या नाम है, सृष्टि नहीं, सभ्यता के आवरण कविता, और फिर कौन है? प्रसार से पी, और फिर एम से कौन है? मार्मिक तथ्य, फिर वी से क्या है? व्यवहार। ठीक है, उन टॉपिक को ना देखना, पीछे के देख लेना, क्रम लगाने के लिए आए तो। देखो इंपॉर्टेंट, देखो काव्य और व्यवहार में क्या है। देखो अर्वाचीन
प्राचीन का क्या नाम है, विलोम होता है। ठीक है। राष्ट्रनीति के गुरु घंटाल जिस समय अपनी किसी गहरी चाल से किसी देश की निरपराध जनता का सर्वनाश करते हैं, उस समय वे दया आदि दुर्बलताओं से निर्लिप्त केवल बुद्धि के कठपुतले दिखाई पड़ते हैं। समझ रहे हो? जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारी भावना में आती है जो आह्लाद, क्रोध, करुणा, भय, उत्कंठा आदि का संचार कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए उद्यत होते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, देखो कि कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। यानी कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। यानी कविता हमारे भाव का प्रसार करती है, जो कर्म के लिए जो क्षेत्र है, कर्मण्य जो क्षेत्र है, उनका और विस्तार कर देती है। बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अवल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, अवल नहीं अमल, अमल धवल गिर के शिखरों, अमल यानी जिसमें मल ना हो, धवल मतलब सफेद। कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है। कविता जब आपको पढ़ाएंगे ना 5 मिनट, तो जो आप जितना सोच रहे हो उससे डबल खुशी होगी कि क्या नए रूप में कविता। यूट्यूब की दुनिया में नहीं कोई पढ़ा रहा होगा, मुझे पता है पढ़ाते हैं, संपूर्ण कविता नहीं कोई पढ़ाता है, क्योंकि उनको चाहिए पैसा, पैसा मुझे भी चाहिए, पर अभी नहीं दोगे मुझे भी पता है, मगर तब के लिए तो मुझे मेहनत करनी होगी ना। आपके लिए 2 4 10 लोग हो जाए इस जून वाले JRF में, तो थोड़ी मुझे बड़ी खुशी होगी, और फिर सबका आपका सबका इंटरव्यू लूंगा कि भाई जो मुझसे पढ़ें, अगर कुछ होता है अच्छा होता है तो कम से कम चैनल जो है बताना जरूर। ठीक है, होता है तो भी, नहीं होता है तो भी, मगर मुझे पता है सबका हो जाएगा। बस आप जुड़े रहें, मेहनत करें। ये मत समझो कि भाई 1-2 घंटे क्लास कर लिया बस बहुत हो गया, खिलवाड़ मत करना। ठीक है, मैंने कहा ना कि एग्जाम जब आएगा, पेपर जब दे के आओगे, तो मैं इसी PDF से, इसी नोट्सों से जितना मैं पढ़ाया हूं, अगर मैंने 80 से कम दिया आपके प्रश्न, 80 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी, 20 तो नहीं कह सकता हूं, कहां से कोई पूछ ले, ठीक है, नहीं कह सकता हूं भैया मैं, पर 80 की गारंटी तो जरूर ले सकता हूं कि 80 में सामने उनके रख के दूंगा। बस आपको 80 पे कमांड बनानी है, 20 पे मत बनाओ। 20 के चक्कर में 80 को खो बैठते हो, जैसे कि आप उपन्यास निबंध को पढ़ते चले जाते हो, इधर का पोर्शन छूटता चला जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं करके दूंगा। मार्च, अप्रैल, मई, 10 मई से 10 मई तक मैं संपूर्ण सिलेबस खत्म कर दूंगा। अब रफ्तार पकड़ेगी, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल था और रिजल्ट भी नहीं आया था, इसी के चलते। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं अगर आपको निबंध मिल रहा है, इतिहास मिल रहा है, इसके साथ बोलो तो उधर की यूनिट में कविता बोलो तो शुरू कर दूं। हालांकि निबंध की जगह पे नाटक पढ़ाऊंगा, निबंध जैसे खत्म होगा नाटक शुरू कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि कविता 5 यूनिट शुरू कर देनी चाहिए तो बताना, मैं कविता की यूनिट भी शुरू कर दूंगा साथ में। ठीक है, तो 3-4 क्लासे मुझे रोज के लेना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इतिहास बराबर चलता रहेगा, एग्जाम तक चलता रहेगा, क्योंकि उसको मुझे पढ़ाना नहीं है ना, गलत सोच है आपकी, याद कराना है। इस बात को ध्यान रखें, पढ़ाना अलग होता है दोस्त, याद कराना अलग होता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना क्या, आप सबके पास किताबें हैं, मुझे पता है। ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास दृष्टि ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास सरस्वती पांडे ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास रामचंद्र शुक्ल ना हो। ठीक है, जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, जो हिंदी से तैयारी कर रहा है, मैं भी टॉपिक वहीं से उठाता हूं, कोई मैं बड़ा वो नहीं है कि कहीं से अलग से अपनी खुद की किताब मैंने नहीं लिखी है, सब इन्हीं से मैटर उठाता हूं। बस आपके सामने कुछ सरलता के रूप में रखना चाहता हूं, ताकि कुछ गाने बना दूं, ट्रिक बना दूं, ताकि आपको अच्छा, क्योंकि मैं फ्री हूं, मेरा हो गया 2 बार एक JRF हुआ है। ठीक है, पहला जून में हुआ था, इस बार दिसंबर में हो गया है, आपकी दुआ से तो
अब कोई काम नहीं है, आपके लिए मैं समर्पित हूं, तो मेरे पास बहुत समय है ट्रिक व्रिक बनाने का, आप इस पे मत काम करें, मैं खुद करके दूंगा, मैं आपका नमक खाया हूं, ठीक है, और मैं सब करूंगा, ठीक है। तो कविता तो भाव प्रसाद द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म क्षेत्र का और विस्तार कर देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि। अब देखो यहां पे अभी तक क्या था, काश, देखो पहले के, फिर एस, फिर क्या था, पीएम था ना, फिर वी था, ठीक है। अब फिर क्या आ गया, देखो मनुष्यता की उच्च भूमि। यहां से क्या है, कविता क्या है, यहां से क्या है, सभ्यता की आवरण कविता, ठीक है। ये क्या है, सृष्टि प्रसार, ये क्या है, मार्मिक तथ्य, ये क्या है, कविता व्यवहार। अब फिर एम क्या हो गया, मनुष्यता की उच्च भूमि। तो काश पीएम वीएम, काश पीएम वीएम, काश पीएम वीएम, यहां तक तो आगे 2 4 6, ठीक है, काश पीएम वीएम, ठीक है। ये क्रम याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनुष्यता की उच्च भूमि क्या है, देखो कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख, आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप से अनुभव करते हैं। इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है और मनुष्यता की उच्च भूमि की प्राप्ति होती है। क्या बात कह दी है, क्या रामचंद्र शुक्ल ने क्या बात कही है, ठीक है। कहते हैं कि कविता ही, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है भैया, इतना इंपॉर्टेंट कथन तो आपको मिलेगा ही नहीं। कविता ही हृदय को प्रकृति दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती, उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। उच्च भूमि पर कविता ही वो क्षेत्र है जो मनुष्य को उच्च भूमि पर लेते। लोग कहते हैं ना कि आप साइंस नहीं पढ़ते हो, आप दुनिया से बड़ा अलग हो, हिंदी पढ़ दो, हिंदी पढ़ के क्या करोगे, यार उनको समझाओ। जो साहित्य में मजा है ना, जो कविता में मजा है ना, वो साइंस में मजा नहीं है, ठीक है। वो साइंस में मजा नहीं है। हम जानते हैं साइंस के बगैर दुनिया नहीं चलेगी, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर कविता के बगैर मुझे लगता है मनुष्य भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप में इंसानियत नहीं होगी, आप सिर्फ मशीनों से घिरे हैं, ठीक है। कविता आपको अच्छे बुरे की पहचान बताती है। जैसे जैसे अच्छे बुरे से कहने का मतलब वो अच्छा बुरा नहीं है, आपके भाव अच्छे बुरे, ठीक है। आप कभी देखा होगा, ज्यादा नहीं कहता हूं, एक साहित्य का विद्यार्थी हो, एक साइंस का विद्यार्थी हो, दोनों को एक भाषण में पहुंचा दो, वो भी बोले अपनी साइंस की भाषा में, और आप जाके साहित्य के विद्यार्थी को बिठा के देखो, बस उसको ज्ञान होना चाहिए। बीच बीच में थोड़ी 2 4 लाइन ही मारेगा, उसमें देखना उसके उसके प्रभाव और उसकी भाषण शैली में प्रभाव और उसकी भाषण शैली में प्रभाव, बड़ा अंतर होगा। बिठा के देख लेना। जो आपसे ज्यादा कहने लगे कि नहीं आप स्क्वायर पढ़ो, आप थीटा पढ़ो, कहते क्या कभी जीवन में काम आता है? नहीं। ये हालांकि ये भी काम नहीं थे, मगर दिल को सुकून तो मिलता है, खुशी तो मिलती है, पढ़ते में बोर तो नहीं होता हूं। हालांकि मैं साइंस का मजाक नहीं कर रहा हूं, पर मुझे लगता है ना शायद बेस्ट टॉपिक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो भावना और कल्पना आ गया, ठीक। देखो एक बार फिर से, काश, मैंने कहा ना के भैया, एस भैया, पीएम, काश पीएम, और फिर क्या भैया, वीएम, अब फिर क्या गया, बी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, काश पीएम वीएम डब्ल्यू से आते, ठीक है। अभी बी आया है ना, तो वीएम डब्ल्यू भी नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, ऐसे बी को उल्टा कर दो कि डब्ल्यू नजर आएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, काश पीएम वीएम बी, ठीक है। तो याद रखना, काश पीएम वीएम बी। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो भावना और कल्पना देखो क्या है, भावना और कल्पना, भावना और कल्पना। कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन को लाकर उसके समीप का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं। देखो यहां कितनी अच्छी बात कह दी कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके समीप का अनुभव करना ही उपासना है। यानी जो व्यक्ति, आप जिसको पसंद करते हैं या जो कोई आपको पसंद करता है, आपको तो कोई नहीं पसंद करता, आप ही किसी को पसंद करते होंगे, ठीक है। आपको भी करते होंगे, बहुत लोग करते होंगे, मैं समझता हूं, अपने पे मत लिया करो कोई बात, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हैं,
ठीक, वो हम आपसे दूर है, उसकी मूर्ति मन में बसाकर आपके अपने सामने प्रत्यक्ष करना, फिर उसकी उपासना करना, इसी को साहित्य में भावना कहते हैं कि ये है हमारी भावना, ये आपके लिए मेरी भावना है। ठीक है, तो ये अंतर है, यही बात वो भावना और कल्पना में समझा रहे हैं। जिनकी भावना या कल्पना शिथिल, ढीली, शिथिल या आसक्त होती है, यानी आसक्त जो सख्त नहीं होती है, यानी जो ढीली होती है, शिथिल का मतलब ढीली होती है, शिथिल या आसक्त होती है किसी कविता या सरस उक्ति को पढ़ सुनकर उनके हृदय में मार्मिकता होते हुए भी वैसी अनुभूति नहीं होती है। अब देखो, ये तुम्हारे पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कल्पना दुई प्रकार की होती है। कतनी? दुई प्रकार की कल्पना। देखो, एक होती है भैया विधायक कल्पना और एक होती है ग्राहक कल्पना। इस बार के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कवि में विधायक कल्पना होती है। आप मान लो आपसे भूल जाओगे कि भैया कवि में विधायक कल्पना होती है। ठीक है, कवि में भैया विधायक कल्पना होती है और श्रोता में कौन सी होती है? श्रोता यानी पाठक में कौन सी होती है? ग्राहक कल्पना होती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि कवि जो ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं वो विधायक बन जाते हैं, वो एमएलए का लड़ने लगते हैं, वो सांसद बन जाते हैं। कुमार विश्वास के ले लो, जो लोग साहित्य में जानते होंगे कि कवि अपने आप को विधायक समझने लगते हैं। तो इस सेट बना लो कि कवि अपने आप को, मैंने इसी से ये सवाल सही किया था, झूठ के बोलूं, क्योंकि कभी ना कभी कंफ्यूज व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, ये जो भावयत्री वो अभी आगे है। तो कवि में विधायक कल्पना होती है और श्रोता या पाठक में कौन सी होती है? ग्राहक होती है। देखो आगे अपेक्षित और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक कल्पना मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। एक बार फिर से हम मानते हैं भैया के है, फिर एस है, फिर पीएम है। देखो फिर क्या है? वीएम है, फिर क्या था? बी था, अब फिर हमारा क्या आ गया? एम आ गया। कितनी बार एम आ गया? काश पीएम वीएम बी, वीएम बी एम। ठीक है, तो याद रखना, थोड़ा मना लो। ठीक है, मनोरंजन, देखो कितनी अच्छी बात है। मनोरंजन क्या कह रहे हैं? मनोरंजन के बारे में देखो क्या रहे हैं कि प्रायः सुनने में आता है कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन है, पर जैसा कि पहले कहे आए हैं कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। रामचंद्र शुक्ल यहां लास्ट में आपको पटक देते हैं, कहते हैं कि कविता का भैया जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो जगत के मार्मिक पक्षों का, यानी जो मार्मिक पक्ष हैं उनके साथ प्रत्यक्षीकरण, आमने सामने करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसके खोल के सामने रख देते हैं, सामंजस्य स्थापन कर देते हैं। समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं रामचंद्र शुक्ल, क्या कह रहे हैं? यूरोपीय समीक्षकों, देखो यूरोपीय जो समीक्षक थे, यूरोपीय समीक्षकों ने आनंद को काव्य का परम लक्ष्य ठहराया। आपसे पूछा जाएगा कि कविता क्या है निबंध में, रामचंद्र शुक्ल ने आनंद को काव्य का जो परम लक्ष्य ठहराया है वो किसके समीक्षकों के अनुसार? तो वो यूरोपीय समीक्षक है। इस प्रकार मार्ग को ही अंतिम गंतव्य स्थल मान लेने के कारण बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख का आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। ये कथन मनोरंजन के अंतर्गत है। कितनी अच्छी बात आपके सामने मैंने रख दी है। ठीक है, मन को आनंदित करना, उसे सुख का आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए तो कविता भी केवल विलास की एक सामग्री हुई। समझ रहे हो? देखो हिंदी के रीत काल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं के काम वासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे। ये बात, जैसे बिहारी जब पहुंचे राजा जयसिंह के वहां तो पता चला कि राजा जयसिंह छोटी रानी में एकदम विलिप्त है,
अपने अपने राज्य पाठ को सबको भूल गए हैं। जब बिहारी पहुंचे हैं वहां बिहारी दास, तो कहते हैं कि जरा जाके राजा जय सिंह को बुला के लाओ, तो कहते हैं वो नहीं आएंगे, वो बहुत बिजी हैं। तो अगर है जाके चिट्ठी पहुंचा दो, तो जाके सरदार चिट्ठी पहुंचाते हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा था, क्या लिखा था मैं भी भूल गया। ठीक है, अली कली ही सो बंदे आगे कौन वाल, इसी प्रकार से एक लाइन है, वो लाइन मुझे याद नहीं आ रही इस टाइम। कैसे है, चलो याद आएगी तो बताएंगे। अली कली ही से बंदे आगे कौन वाले, इसी प्रकार से लाइन है, भूल गया हूं। तो हिंदी के रीत काल के कवि तो मानो राजाओं महाराजाओं के काम वासना उत्तेजित करने के लिए ही रखे जाते थे। ये सौंदर्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओ सॉरी मनोरंजन की बात। सौंदर्य में देखो, अब देखो ये इंपॉर्टेंट कथन आपसे पूछा जा चुका है। और दूसरी बात, थोड़ी सी बात हम फिर से आ लेते हैं। कौन कौन थे भैया, कौन थे, चलो आगे देख लेना। सौंदर्य देखो, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु। ये इंपॉर्टेंट आपसे कथन कई बार मुझे ख्याल से पूछा जा चुका है कि सौंदर्य बाहर की वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। किसका कथन है, तो कविता क्या है, निबंध से है, सौंदर्य टॉपिक से है। ठीक है, जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार यानी तद आकार परिणत जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। और इस विवेचन से स्पष्ट है कि भीतर बाहर का भेद व्यर्थ हो है, जो भीतर है वही बाहर है। ठीक है, देखो कितना अच्छा कथन आपके सामने मैं रख रहा हूं कि मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सब सभ्य जातियों में सौंदर्य के समान सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित हैं। सुंदर और क्रूप काव्यों में देखो, सुंदर और क्रूप काव्य में बस यही दो पक्ष हैं कि भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, मंगल अमंगल, अनुपयोगी उपयोगी, ये सब शब्द काव्य क्षेत्र के बाहर के हैं। ये नीत धर्म व्यवहार अर्थशास्त्र आदि के शब्द हैं। शुद्ध काव्य क्षेत्र में ना कोई बात केवल दो रूपों में दिखाई जाती है, सुंदर और असुंदर, ये इसी बात में आ जाते हैं। ठीक है, चलो फिर आता है लास्ट में चमत्कारवाद। अभी और है चमत्कारवाद, देखो ये क्या है चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट बात, ये आपके सामने इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि चमत्कार जो है मनोरंजन की सामग्री है। इसमें संदेह नहीं, इसमें जो लोग मनोरंजन को ही काव्य लक्ष्य समझते हैं, यदि कविता में चमत्कार ही ढूंढा करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर जो लोग इससे ऊंचा और गंभीर लक्ष्य समझते हैं, वे चमत्कार मात्र को काव्य नहीं मान सकते। चमत्कार से हमारा अभिप्राय यहाँ प्रस्तुत वस्तु के अद्भुत या वैलक्षण से नहीं, जो अद्भुत रस के आलंबन में होता है। चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। ठीक है, अगला देखो कथन कि कविता सुनना और तमाशा देखना एक ही बात नहीं है। यदि सब प्रकार की कविता में केवल आश्चर्य या कुतूहल का ही संसार माने, तब तो अलग अलग स्थायी भाव का ही स्वरूप में अनुभूति और भिन्न भिन्न भावों के आश्रयों के साथ तादात्म्य का कहीं प्रयोजन ही नहीं रह जाता। ठीक है, चलो अब ये देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कविता की भाषा हम देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट देखते हैं कविता की भाषा क्या है। कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, या हम पहले कह आए हैं। देखो क्या बात कहना चाहते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट कथन कि अगोचर बातों या भावनाओं को भी जहां तक हो सकता है कविता स्थल गोचर रूप में रखने का प्रयास करती है। इस मूर्ति विधान के लिए वह भाषा की लक्षण शक्ति से काम लेती है, और जैसे समय बीता जाता है कहने की अपेक्षा समय, अच्छा देखो ये बात यहाँ पे समझाने की कासे कह रहे हैं कि जो है लक्षण शक्ति से काम लेती है, कि जैसे कथन में कह रहे हैं कि जैसे समय बीता जाता है, उसकी अपेक्षा अगर हम ये कह दें कि समय भागा जाता है, तो कहना वह अधिक पसंद करेगी नहीं।
ठीक है। भाषा में दूसरी विशेषता यह रहती है कि उसमें जाति संकेत वाले शब्दों की अपेक्षा विशेष रूप व्यापार सूचक शब्द अधिक रहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी का एक नहीं बल्कि बहुत से रूपों का या व्यापारों का एक साथ चलता सा अर्थ ग्रहण होता जाता है। हमारे यहाँ के आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग को अप्रतित्व दोष मानते हैं। ये दोष याद रखना, ठीक है। जो है शास्त्र के भीतर निरूपित तथ्य को भी जब कोई कवि अपनी रचना के भीतर लेता है तब वह परिभाषित तथा अधिक व्याप्ति वाले जाति संकेत शब्दों को हटाकर उस तथ्य को व्यंजित करने वाले कुछ विशेष मार्मिक रूपों और व्यापारों का चित्रण करता है। तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है, ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता कविता की भाषा में वर्ण विन्यास की है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु कैसे बढ़ती है? नाद सौंदर्य से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृत में संबंध रखने वाली भाषाओं में नाद सौंदर्य के समावेश के लिए बहुत अवकाश रहता है, ठीक है। देखो हमारी काव्य भाषा में एक चौथी विशेषता देखो क्या है। चौथी विशेषता भी है जो संस्कृत से आई है। वह यह है कि कहीं कहीं व्यक्तियों के नामों के स्थान पर उनके रूप गुण या कार्यबोधक शब्दों का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। ये बात बता दी। चलो अलंकार देखो। अब अलंकार में क्या बारे में कह रहे हैं कि भरत मुनि ने रस की प्रधानता की ओर ही संकेत किया था, पर भामा, उद्भट आदि कुछ प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़ अलंकार को प्रधानता दी है। तो देखो अलंकार को प्रधानता किसने किसने दी है। देखो भरत मुनि ने तो रस की प्रधानता दी, सब लोग जानते हो। भामा हो गए, उद्भट आदि कुछ जो प्राचीन आचार्यों ने वैचित्र का पल्ला पकड़कर अलंकार को प्रधानता दी है। ये लोग तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये देखो कथन वेरी इंपॉर्टेंट है। अलंकार प्रस्तुत वर्ण वस्तु नहीं बल्कि वर्णन को भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं। कहने के खास खास ढंग है, पर प्राचीन अवस्था के स्मारक स्वरूप कुछ अलंकार ऐसे चले आ रहे हैं जो वर्ण वस्तु का निर्देश करते हैं और अलंकार नहीं कहा जा सकता, कहे जा सकते जैसे स्वाभाविक, उदात्त या अत्युक्त। ये बात है। बात यह है कि स्वाभाविक अलंकार के भीतर आ ही नहीं सकती। वक्रोक्तिवादी कुंतक ने भी इस अलंकार को नहीं माना है स्वाभाविक को। छोड़ो कोई बात नहीं। कविता पर अत्याचार के बारे में देखते हैं क्या है। कविता पर अत्याचार भी बहुत कुछ हुआ है। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका गला दबाकर कहीं अपात्रों की असामान पर चढ़ने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। कविता देवी के मंदिर ऊंचे, खुले, विस्तृत और पुनीत हृदय हैं। सच्चे कवि राजाओं की सवारी, ऐश्वर्य की सामग्री में ही सौंदर्य नहीं ढूंढा करते। वे फूस के झोपड़ों, धूल मिट्टी में सेन किसानों बच्चों के मुंह में चारा डालते हुए, पक्षियों दौड़ते हुए कुत्तों और चोरी करते हुए बिल्लियों में कभी कभी सौंदर्य का दर्शन करते हैं, जिसकी छाया भी महलों और दरबारों तक नहीं पहुंच सकती। श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना, बात बात में उनको बधाई देना कवि का काम नहीं। जिनके रूप या कर्म कलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वतः सुखाय प्रवृत्त हो जाता है। देखो कविता की आवश्यकता क्या है, ये भी देख लो थोड़ा। कितना आगे, चलो एक ही पेज बचा है। कविता की आवश्यकता कि मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार के सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला रहा है, जिसके भीतर बंद कर वह शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। इस परिस्थिति में मनुष्य को अपनी मनुष्यता खोने का डर बराबर रहता है।
इसी की अंतः प्रकृति में मनुष्यता को समय समय पर जगाते रहने के लिए कविता मनुष्य जाति के साथ लगी चली आ रही है और चलेगी। जानवरों को इसकी जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा टॉपिक भैया, क्या था? कविता क्या है, निबंध क्या था, कविता क्या है। ये इतना इंपॉर्टेंट तो हमको ही नहीं पता कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये कुछ उद्धरण जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कहाँ गया? सबसे पहले मैंने कहा था सभ्यता के आवरण और कविता, फिर कविता और सृष्टि प्रसार, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, फिर मनुष्यता की उच्च भूमि, भावना, कल्पना, मनोरंजन, सौंदर्य, चमत्कारवाद, कविता की भाषा, अलंकार, कविता पर अत्याचार, कविता की आवश्यकता। ठीक है, ये हमारे टॉपिक रहे भैया आज का। कविता क्या है और कितने निबंध हो गए हैं कमेंट करके बताइए। कौन कौन से निबंध बाकी हैं उन पे भी क्लास लेके फिर मैं जल्दी ही नाटक शुरू करूं। और अगर आपको कविता की क्लास चाहिए तो ये बता दीजिए, तो मैं कविता की भी एक क्लास शुरू कर दूं। और जो लोग व्याकरण की क्लास नहीं देखे, मैंने आज क्लास व्याकरण की भी ली है, अभी सिर्फ शुरू किया है। व्याकरण में यूजीसी नेट के बच्चे ध्यान दें, व्याकरण पढ़ लें, 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप समझ लो 1 यूनिट पढ़ने के बराबर है, एक व्याकरण तैयार कर ले। ठीक है, तो क्योंकि वर्णमाला से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं तो वर्णमाला बेहतर तरीके से तैयार करो। मैं पढ़ा रहा हूं वर्णमाला को इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको एकदम टिट्टो याद हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो कि 12:30 बजे आपकी जो क्लास होती है उसमें वर्ण व्याकरण में पढ़ा रहा हूं। आज मैंने लाइव कोशिश की तो लाइव हुआ नहीं है, कल हो सकता है फिर कोशिश करूंगा। आप लोग ट्राई करते रहे, 12:30 बजे अगर हो सकेगा तो लाइव, नहीं तो रिकॉर्डेड। ठीक है, आपको क्लास से मिलेगी 12:30 बजे। ठीक है, याद रखना। चलो, अब बहुत जल्द ही हम डिजिटल बोर्ड लेने जा रहे हैं। अगर 1 महीने के अंदर मिल गया तो फिर हम एग्जाम, समझ लो एग्जाम के नजदीक के समय में तो कम से कम 8-8, 12-12 घंटे ही क्लास चलेंगे। ठीक, 1000-1000, 1500-1500 प्रश्न रोज के, ठीक है, तैयार कराएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तक हम यही रखते हैं और कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सब पढ़ के और इतिहास भी पढ़ते रहो, सब पढ़ते रहो। ठीक है, भरोसा रखो, एग्जाम में आएगा, आपकी जीत होगी। ठीक है, भरोसा बहुत जरूरी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।